जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने अपना इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है जीएस वाले पार्ट में से। ठीक है, आज वाले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ब्लैक पेन लेते हैं टॉपिक लिखने के लिए। आरबीआई की क्या पढ़ने वाले हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या बताया था? जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, उन सबको डील करने के लिए जो आरबीआई नीतियाँ बनाती है उसको हम कहते हैं क्या? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ सोच लो माइंड में। देखो, मान के चलो कि जो आपकी इकोनॉमी है उसको ग्रो करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ऐसा कुछ भी हो गया। तो आरबीआई को क्या करना है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ होते हैं टूल्स। ठीक है, कि क्या क्या तरीके, कौन कौन से उपकरणों का आरबीआई जो होती है वो इस्तेमाल करती है। इसी में से ही पहला टूल जो था आपका सीआरआर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। जो हमने क्या पढ़ा था? सॉरी, हमने पढ़ा था कि जो एक बैंक होता है वो अपना अपने कुछ हिस्सा किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। इस पे आरबीआई बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि वो बैंक के ही मुनाफे के लिए होता है। ठीक है, ताकि कल को अगर बैंक को दिक्कत आए, मतलब कोई बंदा लोन लेके भाग जाए, लोन ना चुकाए, तो बैंक क्या हो? बंद ना हो। बैंक के पास एक बैकअप प्लान हो कि हाँ यार, मैंने आरबीआई के पास कुछ पैसा रख रखा है, मैं उसको ले लेता हूँ, उससे अपना गुजारा चला लेता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़। तो आरबीआई क्या इसमें बैंक को कोई इंटरेस्ट देती है? नहीं, आरबीआई बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देती। क्या ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये सिक्योरिटी या बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में हो सकता है। ओके, ये था आपका सीआरआर। आप आ जाओ अपने सेकंड टूल पे। सेकंड टूल आ जाएगा आपका एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, एसएलआर। देखो, आरबीआई ने रूल बनाया है कि हर बैंक को अपने, हमने एक चीज पढ़ी थी एनडीटीएल, इसमें भी आएगा एनडीटीएल। एनडीटीएल में से कुछ कैश किसके पास रखवाएगा? आरबीआई के पास। यहाँ पे एनडीटीएल में से मान लो अपने एनडीटीएल का 20% अपने ही पास लॉक करके रख देगा। ठीक है, मान लो एक बैंक है आपका एसबीआई, मान लो, इसको आरबीआई ने कहा कि भाई अगर तेरा जो भी एनडीटीएल होता है उसका 20% अपने पास ही लॉक करके रख ले। अब जिसको एनडीटीएल देखना है फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करे। ठीक है, अपने पास रख ले, ताकि इस पैसे को तूने खर्च नहीं करना, ये औखे टाइम के लिए, जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे तू उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब क्या ये 20% ही होता है? नहीं, इट कैन बी एनीथिंग डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, इस पैसे को, ये जो तो 20% है, इसको तू लोन के रूप में नहीं दे सकता, आरबीआई बोलता है बैंक्स को। ठीक है, ये क्या है? तेरी सेविंग्स है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तो उसको यूज़ कर सके। ओके, अब बात करते हैं तीसरा किसकी? तीसरा हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। किसकी बात करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आता है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आरबीआई है, ये आपका पीएनबी है। ठीक है, आरबीआई ने पीएनबी को बोला भाई ये काम कर, मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले। ठीक है, क्या कर? मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो बदले में आरबीआई को पैसे देगा ना पीएनबी। तो पीएनबी से आरबीआई ने क्या किया? पैसा ले लिया। ठीक है, तो मतलब पीएनबी के पास मान के चलो कि 100 रुपए थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची आरबीआई ने पीएनबी को, और इससे 50 रुपए ले लिए।
अब पीएनबी के पास बच गए सिर्फ और सिर्फ कितने, 50 रुपए। अब उससे क्या होगा, पीएनबी से आरबीआई ने पैसा खींच लिया, पीएनबी के पास कम पैसा बच गया। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो लोगों को भी तो लोन में पैसा कम ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो लोग चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। कभी कभी आपने देखा होता है ना कि यार जो आपके प्याज है वो 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई प्याज की डिमांड ही नहीं है। आलू है वो 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इसी का ही एक और तरीका है, इससे हमने क्या किया, इससे हमने महंगाई को कम कर दिया। अब मान लो कि महंगाई को आपको बढ़ाना है, ठीक है, मान लो, तो बैंक क्या करेगा, तो क्या होगा, ये आपका आरबीआई है, ये आपका पीएनबी है। आरबी पीएनबी क्या करेगा, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा। तो आरबीआई क्या करेगा, बदले में पीएनबी को पैसा देगा। अब पीएनबी के पास क्या हुआ, पैसा ज़्यादा आ गया। पैसा ज़्यादा हो गया मतलब लोगों को भी लोन ज़्यादा मिलेंगे, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया। लोगों के हाथ में पैसा आ गया तो फिर चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर महंगाई भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है यार, देखो। ठीक है, ये है आपका क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने रेपो रेट पे। ये है आपका फोर्थ टूल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, रेपो रेट। रेपो रेट, अब रेपो रेट क्या होता है, देखो, जिस इंटरेस्ट पर आरबीआई अदर बैंक्स को, अदर बैंक्स को क्या देता है, लोन देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, रेपो रेट। ठीक है, इस लोन के बदले, ठीक है, जो बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैंक अपनी एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं गिरवी। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ऐसे लोन थोड़ी दे देता है, गिरवी रखता है, रखना पड़ता है ना कुछ। उसी तरह जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है तो आरबीआई भी कहता है कि भाई जो तुम्हारी एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, उसको गिरवी रख दो। कहता ठीक है, ठीक है। तो मतलब इस गिरवी रखने वाली चीज़ को हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। जो भी चीज़ हम बैंक से लोन लेने के बदले गिरवी रखते हैं उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट होगा कितना, जैसे मान लो कि यार आजकल हम बोले अगर कि यार 6.5% चल रहा है, ठीक है, तो ये डिसाइड किसने किया, ये डिसाइड किया आरबीआई ने। मतलब रेपो रेट डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। और ये होता है आपका क्या, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब है आपका 1 से 14 डेज का होता है ये। मान लो किसी बैंक ने 5 दिन के लिए लोन लेना है, 14 डेज के लिए लोन लेना है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब आप बोलोगे कि यार हमने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ी थी, एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, तो चलो वो समझते हैं हम। मान के चलो कि एक बैंक है एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का एनडीटीएल है 100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करा इसने, आरबीआई ने बोला कि यार मेरे पास सीआरआर रख ले कितना, 5 रुपए, कैश रिजर्व रेशो रखते 5 रुपए, और अपने पास एसएलआर रख ले 15 रुपए। कहते ठीक है, तेरे पास बचा कितना तेरे पास एनडीटीएल बच गया कितना, 80 रुपए। अब ये 80 रुपए में से मान लो एसबीआई ने 60 रुपए लोन में दे दिए लोगों को, और लोगों ने लोन मांगा, एसबीआई ने लोन दे दिया, कितने बचे, 20 रुपए। ठीक है, अब ये जो 20 रुपए बचे इसकी एसबीआई खरीद लेगा क्या, एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, समझ आ गया, बस ये होती है आपकी एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपका जो फिफ्थ टूल है, आपका जो पांचवा टूल है वो कौन सा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट टर्म होता है।
1 से 14 डेज के बीच में। ठीक है, मान के चलो कि ये रेपो रेट के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, देखो आरबीआई पीएनबी को लोन देता है 9% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये इंटरेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा है, 9% काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यार ऑलरेडी बैंक ने आरबीआई से लोन ले रखा है रेपो रेट पे। अब एक और लोन चाहिए उसको, लोन लेने के बावजूद एक और लोन चाहिए। तो फिर आरबीआई क्या बोलेगा कि बेटे लोन तो मैं दे दूंगा पर इस बार इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो इस इंटरेस्ट को आप क्या बोलोगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अब हमने जब रेपो रेट पे लोन लिया था तो गिरवी क्या रखा था? एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये गिरवी रखा था। पर जब एमएसएफ पे लोन लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे लोन लेते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। ठीक है, जो एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, वो हमेशा ज़्यादा होगी रेपो रेट से। ठीक है, क्योंकि ये बैंक तभी लेता है जब बैंक को इमरजेंसी पड़ी हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इमरजेंसी का हर बंदा फ़ायदा उठाता है ना यार। अब तुम इमरजेंसी में हो तो क्या तुम्हारी कोई ऐसी मदद कर देगा? नहीं, वो भी तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा ना। तो बस यही चक्कर है कि इमरजेंसी का उठाया जाता है सबके द्वारा फ़ायदा, और यही कर रहे होते हैं बैंक भी। आ जाओ, नेक्स्ट टूल है आपका सिक्स्थ टूल। नेक्स्ट टूल का नाम है बैंक रेट। ये होता है किसके लिए? ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ईयर्स के लिए। किसी बैंक को अगर ईयर सालों के लिए लोन चाहिए, ठीक है, मान लो कोई बैंक है एसबीआई, उसको लोन दिया आरबीआई ने। ठीक है, 7% इंटरेस्ट पे, हो सकता है 1 साल के लिए, हो सकता है 2 साल के लिए, हो सकता है 5 सालों के लिए। इस 7% को हम बोलेंगे बैंक रेट। ये 7% डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। ठीक है, इसकी एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें नो कोलेटरल, कोई गिरवी रखने की चीज़ नहीं है ज़रूरत। क्लियर इतना? चलो ठीक है, नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल आ जाएगा तुम्हारा कौन सा? सेवेंथ टूल, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? यार जब आरबीआई ने लोन दिया था बैंक को, हमने उसको कहा था रेपो रेट। अब जब बैंक लोन दे रहा है किसको? आरबीआई को, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। एक बैंक है यार, मान लो कि पीएनबी है, वो बोल रहा है आरबीआई को कि यार ना आजकल कोई मेरे पास लोन लेने नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा पड़ा है, एक काम करो आरबीआई, तुम मेरे से लोन ले लो ना, मेरे को थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई कहता ठीक है भाई, दे दे मेरे को लोन दे दे। तो पीएनबी लोन किसको दे देगा? आरबीआई को। पर यहाँ पे भी पीएनबी अपना ही फायदा देख रहा है ना। तो याद रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है किससे? रेपो रेट से। क्योंकि आरबीआई बोलेगा कि भाई देख, मैं लोन तो ले लूंगा पर मैं हाई इंटरेस्ट पे नहीं लूंगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा कम, कम इंटरेस्ट दूंगा मैं। कहते ठीक है तुम कम ही दे देना पर बस लोन ले लो मेरे से, पीएनबी कह रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि भाई 2% के इंटरेस्ट पे लोन ले लिया आरबीआई ने। ये 2% डिसाइड भी आरबीआई ही करेगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट रेपो रेट से कम होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, हाँ अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यार लोन लिया है तो कोलेटरल तो देना पड़ेगा, गिरवी तो कुछ रखना पड़ेगा आरबीआई को भी। तो गिरवी क्या रखेगा आरबीआई? जो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको गिरवी रखेगा। क्लियर? आ जाओ अपने एट्थ टूल पे। एट्थ टूल क्या बोल रहा है? एट्थ टूल बोल रहा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब ये भी रिवर्स रेपो रेट की तरह है बिल्कुल, बट इसमें भी कोई कोलेटरल नहीं है। ठीक है, ये लॉन्च कब किया था आरबीआई ने? अभी किया, थोड़े टाइम पहले, थोड़े सालों पहले, अप्रैल 2023
22 में। क्लियर? चलो, ये हो गया आपके टूल्स। ठीक है, टूल्स की हमने बात कर, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, टूल्स की हमने बात कर ली आरबीआई के। ठीक है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से एक आपका आ जाता है क्या, कि यार लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी कैश, ठीक है, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, देखो आरबीआई का किसी भी बैंक को लोन देने का जो तरीका है, ठीक है, और बैंक से लोन लेने का जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो बराबर है किसके, रेपो रेट के एंड रिवर्स रेपो रेट के। यही है ना, ये बैंक को लोन देने का तरीका, ये बैंक से लोन लेने का तरीका। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मतलब ये वाली चीज़ है, ऐसा बोल सकते हैं कि इसने आर को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों भाई, यार इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ रहा ना, तो ऑब्वियस सी बात है यही प्रेफर करेंगे जब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है। ठीक है, समझ आया? चलो, हमने समझ लिया कि, अरे हाँ एक दो चीज़ें और तो समझो यार, रुको। एक होती है आपकी डिफ्लेशन और एक होती है आपकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के दाम बढ़ना, महंगाई हो जाना, और डिफ्लेशन मतलब चीज़ों के दाम घटना। ठीक है, तो देखो, अगर आपको डिफ्लेशन से फाइट करना है, अगर सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है ना, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा इन्फ्लेशन के काम आएगा और कौन सा डिफ्लेशन के काम आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के काम का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करोगे। और डिफ्लेशन का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों को पैसा देने के लिए किस किस चीज़ों का किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैं आपके सामने अभी 8 के 8 टूल लिखती हूँ, आपको मुझे बताना है फिर। ओके, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ। CRR, SLR, उसके बाद था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें आप क्या कर रहे थे, परचेज और सेल कर रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। फिर था आपका रेपो रेट, आपका आ जाएगा रिवर्स रेपो रेट, कर लो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, फिर अपनी कर लो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि रेपो रेट से सिमिलर थी, और रिवर्स रेपो रेट से सिमिलर क्या थी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और फिर एक आ जाता है आपका बैंक रेट। और भी कुछ बचता है क्या, हो गए 8, हो गए है ना। हाँ, चलो अब आ जाओ, इसमें से बताओ इन्फ्लेशन के लिए कौन सा आएगा। देखो, कैश रिजर्व रेशो, जिसमें से क्या बैंक का, आरबीआई क्या बोल रहा था, बैंक से पैसा ले रहा था। अब बैंक से पैसा ले लिया, मतलब बैंक के पास पैसा कम हो गया। अब बैंक के पास पैसा कम हो गया तो लोगों के पास भी पैसा कम जाएगा, तो उससे क्या कंट्रोल होगा, उससे आपकी महंगाई कंट्रोल होगी। इससे भी महंगाई कम होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इससे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी, जिस पे आरबीआई बैंक को पैसा देता है, तो मतलब यहाँ पे रेपो रेट आ जाएगा, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एसडीएफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बैंक रेट की बात करें, तो बैंक रेट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग। एक और पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये भी आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी के
टूल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका आ जाता है कौन से, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स। एक आपका आ जाता है क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है? एक आरबीआई के ऐसे टूल्स जो मनी सप्लाई को, मतलब पैसे के घुमा फिराव को ज़्यादा या कम कर दे, ठीक है। मतलब ये सारे यही कर रहे थे ना ये, इन्हें बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें अगर हम, तो क्वालिटेटिव टूल्स बेसिकली होता क्या है, देखो, मतलब आरबीआई बताएगा बैंक को कि तुमने किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लोन देना है, ठीक है। देखो, वरना बैंक क्या करेंगे, बैंक तो ऐसा नहीं करेंगे अपने मुनाफे के लिए कि यार हम लोन तो सारा बिजनेसमैन को ही देंगे। वो क्यों, वो कॉमन मैन को लोन देंगे भाई, सारा बिजनेसमैन को दे दो ताकि इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगा सके, ठीक है। क्यों बैंक फार्मर्स को लोन देंगे, वो तो देंगे ही नहीं फार्मर्स को लोन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, जिसमें बैंक डिसाइड करते हैं कि भाई, आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक को कितना पैसा लोन में किस फील्ड में देना है, किस सेक्टर में देना है, ठीक है। इसमें इसमें ना आपके पास 4 तरह के टूल्स आते हैं। पहला आ जाता है आपका क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में क्या आएगा, आरबीआई सब बैंक्स को बताएगा कि कितना पैसा किस सेक्टर में देना है, ठीक है। ये आपका इसको बोला जाता है क्रेडिट रेशनिंग, कि कितना पैसा किस सेक्टर में देना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। लोन के अमाउंट के अकॉर्डिंग बैंक बताएगा कि गिरवी क्या रखना है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यार अगर कोई बंदा 1 लाख का लोन ले रहा है तो उसके लिए ऐसा तो नहीं बोलेगा ना बैंक कि भाई तुम अपनी 10 लाख की ज़मीन गिरवी रख दो, उसका कोई तुक ही नहीं बनता। 1 लाख के लोन के बदले कोई ऐसी चीज़ जो 1 लाख के करीब हो, वही कोलेट्रल, वही गिरवी रखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कौन बताएगा, ये बैंक बताएगा कि तुम गिरवी क्या रख सकते हो। तीसरी चीज़, तीसरा टूल आ जाता है आपका मॉरल परसुएशन। परसुएशन, आरबीआई अदर बैंक्स को कहता है कि खुद को मॉरली सही रखो, अपने मॉरल्स ठीक रखो, और भेदभाव किए बिना सबको लोन देना है। ऐसा नहीं करना कि मैं गरीब बंदे को लोन ही नहीं दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आरबीआई बोलता है अदर बैंक्स को। फोर्थ वन आ जाता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है, अगर आरबीआई को लगे कि जो बैंक्स हैं वो लोन ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ रही है और जिससे महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, मतलब पैसे को कंट्रोल करेगा और बैंक्स को कहेगा कि भाई लोन कम दो, तुम बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हो, महंगाई बढ़ रही है इस चीज़ से, ठीक है। तो 4 टूल्स होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स, कौन कौन से, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल परसुएशन और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट सॉरी सॉरी क्वालिटेटिव टूल्स का रोल क्या होता है कि आरबीआई बताएगा बैंक्स को कि तुमने कौन कितना लोन किस सेक्टर में देना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।